हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था sorghum के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पियरल मिलेट के बारे में, बाजरा के बारे में। ठीक है, बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। तो बाजरा का बोटेनिकल नेम होता है, देखिए कहीं कहीं पर देता है पेनिसिडियम ग्लाकम और कहीं कहीं पे देता है पेनिसिडियम अमेरिकानम। तो कई सारे इसका बोटेनिकल नेम है, क्योंकि देखिए इसकी जो वैरायटी है सब अलग अलग है, तो सबका अलग अलग दिया है बोटेनिकल नेम। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ या तो पेनिसिडियम ग्लाकम यूज करना है या पेनिसिडियम अमेरिकानम। ठीक है, तो बाजरे का बोटेनिकल नेम क्या हो गया? पेनिसिडियम अमेरिकानम। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है पेनिसिडियम ग्लाकम, तो इसको भी याद रख सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक याद रखना चाहिए। तो बाजरे का बोटेनिकल नेम पेनिसिडियम अमेरिकानम, फैमिली होगी ग्रेमिनी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 और 18। देखिए जो 2n बराबर 14 होता है होता है पेनिसिडियम ग्लाकम में, 2n बराबर 18 जो होता है वो होता है पेनिसिडियम अमेरिकानम में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा ऐसा आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। तो फिर सुनिएगा, बोटेनिकल नेम होता है बाजरे का पेनिसिडियम अमेरिकानम, फैमिली होती है ग्रेमिनी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 और 18। 2n बराबर 14 जो होता है पेनिसिडियम ग्लाकम में, 2n बराबर 18 जो होता है पेनिसिडियम अमेरिकानम में। इसका ऑरिजिन है अफ्रीका, कहीं कहीं पर इंडिया भी देता है। ठीक है, कभी कभी एशिया भी देता है, तो आप लोग अफ्रीका का यूज कीजिएगा। तो इसका ऑरिजिन कहाँ पर? अफ्रीका में है। इसमें पोलिनेशन की बात करें तो बाजरे में क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, इसी कारण एक क्रॉस पोलिनेशन जो होता है, इसी के कारण जो हमारा बाजरा होता है इसकी जो वैरायटी होती है वो ज़्यादा दिन तक शुद्ध नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये कहीं से भी पॉलिनेशन कर सकता है, इसीलिए वैरायटी हमारी जो होती है ज़्यादा दिन तक शुद्ध नहीं हो पाती है। तो बाजरे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्रूट टाइप बात करें तो खाने योग्य जो फल होता है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे परिचय इसका। तो पेनिसिडियम ग्लाकम जो होता है वो पेनिसिलेरिया ग्रुप में आता है। पेनिसिडियम ग्लाकम ही मैंने आप लोग जो बताया वह पेनिसिलेरिया ग्रुप में आता है। पेनिसिडियम स्क्वामुलेशन जाति का यूज कोल्ड रेजिस्टेंस किस्म विकसित करने में किया जाता है। ठीक है, जो पेनिसिडियम स्क्वामुलेशन है उस जाति का प्रयोग कोल्ड रेजिस्टेंस मतलब ठंडा को सहन करने वाली वैरायटी को विकसित करने में किया जाता है। किसका? पेनिसिडियम स्क्वामुलेशन। पेनिसिडियम प्यूरिफ्यूरियम बाजरा की विल्ड वैरायटी है। ठीक है, पेनिसिडियम प्यूरिफ्यूरियम जो है वह बाजरा की विल्ड वैरायटी है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें थी बाजरा के बारे में जो हमने देखा। देखिए, मैं एक एक चीज को बार बार इसलिए बताता हूँ कि इतनी आप लोग समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते चला जाऊँ आप लोग समझ में ना आए। तो बाजरे का बोटेनिकल नेम पेनिसिडियम अमेरिकानम या पेनिसिडियम ग्लाकम, फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 और 18। 2n बराबर 14 होता है पेनिसिडियम ग्लाकम में, 2n बराबर 18 होता है पेनिसिडियम अमेरिकानम में। इसका ऑरिजिन अफ्रीका, पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन, फ्रूट टाइप करियोप्सिस। पेनिसिडियम ग्लाकम पेनिसिलेरिया ग्रुप में आता है। पेनिसिडियम स्क्वामुलेशन जाति का उपयोग ठंडा सहन करने वाली या ठंडा के प्रति प्रतिरोधी किस्म विकसित करने में किया जाता है। पेनिसिडियम प्यूरिफेरियम बाजरा की विल्ड वैरायटी है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब आपका प्रजनन का क्या उद्देश्य है। आप लोग बाजरे का प्रजनन कर रहे हैं बाजरे का, तो उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सही में रहेंगे, जिसे मैंने बताया था हाई यील्डिंग, ठीक है, अर्ली मेच्योरिटी और रेजिस्टेंस फॉर इंसेक्ट, रेजिस्टेंस फॉर डिजीज। उसके बाद मैंने बताया था रेजिस्टेंस फॉर एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो इन सभी कुछ ऐसे पॉइंट मैंने आप लोग बताए थे जो सभी में आएंगे, उसको भी यूज करेंगे इसमें। तो देखिए, पहला दिया पॉइंट हाई ग्रेन यील्ड। हाई ग्रेन यील्ड मतलब अधिक अनाज उपज। दूसरा है वेल फील्ड लॉन्ग कॉम्पैक्ट ईयर, पूर्ण रूप से भरी हुई लंबी बालियां लगे। ठीक है, उसके लिए। अगला है भारी दाने एक साथ पकने वाली। देखिए सम यहाँ पे इसके पहले आप लोग लिखिएगा कि इसका प्रजनन भारी दाने में एक साथ पकने वाली वैरायटी के लिए किया जाता है। शीघ्र पकना है तो यहाँ पे लिखिएगा बाजरे का प्रजनन शीघ्र पकने वाली वैरायटी के लिए किया जाता है। उसी प्रकार बाजरे का प्रजनन उच्च अनाज उपज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आगे प्रजनन लगाना आप लोगों को जरूरी है, और यदि नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाजरा जो है
इसके प्रजनन का उद्देश्य है कि अधिक अनाज का उत्पादन हो और जो भी हो वह पूर्ण रूप से भरी हुई लंबी बालियों वाली हो। बालियों में जो उसका गुच्छ होता है उसके बारे में बोला जा रहा है। अगला है भारी दाने एवं साथ पकने वाली हो। अगला है शीघ्र पकने वाली हो। अगला दीप्तिकालिता से अप्रभावित हो, या दीप्तिकालिता से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसी वैरायटी हम लोग लाएंगे प्रजनन के द्वारा। अगला पॉइंट है पौधे की ऊंचाई कम करने के लिए, ठीक है, इसका प्रजनन करते हैं हम लोग किस लिए, पौधे की ऊंचाई को कम करने के लिए। अगला पॉइंट है विटामिन ए को बढ़ाने के लिए पीला एंडोस्पर्म रंग, ठीक है, तो इसका प्रजनन हम लोग विटामिन ए को बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे पीला एंडोस्पर्म रंग यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है उच्च गुणवत्ता, अच्छी पाचकता, लंबी पत्ती वाले चारे की अधिक उपज होनी चाहिए, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली, अच्छी पाचकता वाली, लंबी पत्ती वाले चारे का अधिक उपज के लिए। अगला रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जो कि देखिए सब में पॉइंट है, कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक है, इसमें कौन कौन से डिजीज लगते हैं, देखिए रोग की मैंने बात की तो रोग को रहता है डिजीज, इसमें डिजीज लगते हैं डाउनी मिल्ड्यू, अर्गट, स्मट, रस्ट। एक पॉइंट मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, देखिए जो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप, इसमें देखिए आप लोगों को सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, जो एग्जाम में आप लोग लिखना है, सिर्फ देखिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूँ, 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। सिर्फ आपको पहले लिखना बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उसके बाद सीधा आपको लिखना ऑरिजिन, उसके बाद आप लोगों को लिखना रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन, या कैसा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बारे में लिखना है। उसका सिर्फ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में आप लोग का जो भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, यील्ड क्वालिटी, अर्ली मैच्योरिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और एबायोटिक रेजिस्टेंस, इन सभी के बारे में सिर्फ लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसका ब्रीडिंग प्रोसीजर या ब्रीडिंग मेथड या ब्रीडिंग अप्रोचेस में आप लोगों को लिखना है डायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में प्लांट इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में 2 प्रकार होता है, इंटर हाइब्रिडाइजेशन और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद सीधे आप लोगों को लिखना म्यूटेशन ब्रीडिंग। इतना सब लिखने के बाद लास्ट में सिर्फ आप लोगों को लिख देना है इम्प्रूव्ड वैरायटी, ठीक है, इतना लिखेंगे आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा और इतना ही लिखना भी है, ठीक है। मैं आप लोगों को ज्यादा बड़ा नहीं करके बताऊंगा, जो भी बताऊंगा एग्जैक्ट बताऊंगा और अच्छा सही बताऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना बताना था कि ये जो थोड़ा सा कुल मिलाकर 6 से 7 पॉइंट है वही पॉइंट पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसका प्रजनन हम इसलिए इस उद्देश्य से करते हैं कि इसके अंदर, इस वैरायटी के अंदर रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है, अर्गट रोग लगता है, रस्ट स्मट रोग लगता है। उसके बाद हम लोग इसका प्रजनन इसलिए करते हैं कि यह कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए, जिसमें स्टेम बोरर, सूट फ्लाई और व्हाइट ग्रैब आदि इंसेक्ट लगते हैं, ठीक है। अधिक चारे की उपज के लिए हम लोग इसका प्रजनन करते हैं। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लेकर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो सभी में बेसिक है, सभी में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ, और इसके बाद से आप लोग सभी में यूज कर लीजिएगा उसको। देखिए पहला पॉइंट आप लोग लीजिएगा कि अधिक उपज के लिए प्रजनन, ठीक है। दूसरा लीजिएगा कि ज्यादा, जैसे हमारे बाजरे के बारे में पढ़े तो बाजरे का जो फल है वो ज्यादा लंबा बने, फूलों से भरा रहे, उसके बारे में। मक्की के बारे में पढ़े तो आप लोग लिखेंगे ज्यादा भुट्टा लगने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी क्रॉप रहेगा उसके बारे में ज्यादा फसल पैदा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दाने के आकार को बढ़ाने के लिए, दाने के आकार को बढ़ाने के लिए, दाने के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब जो भी हमारा फसल है उसके अंदर डिजीज के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, सूखे के प्रति, ठंडाई के प्रति, अम्लीयता और क्षारीयता के प्रति, वाटर लॉगिंग कंडीशन के प्रति क्या करना, प्रतिरोधकता उत्पन्न करना है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये आप पॉइंट सभी में यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कोई भी क्रॉप को आप लोग उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है अर्ली मैच्योरिटी, उसको भी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे ब्रीडिंग मेथड। क्या देखेंगे? ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग मेथड को बोला जाता है ब्रीडिंग प्रोसीजर, ब्रीथिंग मेथड, ब्रीडिंग अप्रोचेस, तो कई नामों से इसे जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं ब्रीडिंग मेथड। तो अधिकांश आरंभिक किस्मों का विकास एकल पादप वर्ण, एकल पादप वर्ण का मतलब क्या होता है? सिंगल प्लांट सिलेक्शन, ठीक है। तो अधिकांश आरंभिक किस्मों का विकास जो है सिंगल प्लांट सिलेक्शन एवं मास सिलेक्शन द्वारा किया गया। अब आरंभ मतलब शुरुआत में अधिकांश किस्मों का विकास सिंगल प्लांट सिलेक्शन और मास सिलेक्शन द्वारा किया गया। सिलेक्शन का आधार सामान्यतः
दानों की संख्या, ठीक है, देखिए यहाँ दोनों हो गया, यहाँ पर रहेगा दानों की संख्या, दानों का वजन, लंबाई और एक समान परिपक्वता थी। ठीक है, देखिए जो दानों का जो सिलेक्शन का आधार है, चयन का आधार था कि क्या देखकर हम लोग उसका चयन करेंगे, तो चयन का आधार था कि दानों की संख्या, दानों का वजन, लंबाई और एक समान परिपक्वता, यह देखकर हम लोग क्या करते थे, सिलेक्शन देखते थे। तो मास सिलेक्शन द्वारा प्राप्त कुछ किस्में हैं जिसमें T55, ठीक है, कोल और AKPI1, AKP2, RSJ, RSK आदि वैरायटी आती है। ठीक है, जो कि मास सिलेक्शन द्वारा प्राप्त हुई है। तो ये सिलेक्शन था। तो आप लोग देखेंगे कि सिलेक्शन जो अधिकांश किस्में विकसित की गई है वह शुरुआत में, प्रारंभिक में एकल पादप सिलेक्शन या सिंगल प्लांट सिलेक्शन या मास सिलेक्शन द्वारा विकसित किया गया है। सिलेक्शन का आधार यही था कि दानों की जो संख्या वह कितनी है, दानों का वजन कितना है, दानों की लंबाई कितनी है और एक समान परिपक्वता वाली होनी चाहिए। इसके द्वारा प्राप्त कई किस्में मैंने बताया, जिसमें बताया T55, कोल्ड, AKPI1, AKP2, RSJ, RSK। नीचे देखिए थोड़ा सा ना फोटो लेने में दिक्कत हो गया है, यहाँ पर नीचे चला गया है, इसलिए मैं आगे ऐसे बता दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने मास सिलेक्शन द्वारा देखा और एकल प्लांट सिलेक्शन द्वारा देखा। अब देखेंगे थोड़ा सा प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा। तो बाजरा में प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा CO2, CO3 आदि किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, अगला है इंट्रोडक्शन, पूरा स्थापन जिसे बोला जाता है। पूरा स्थापन वही प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसी कोई वैरायटी उस स्थान पे लेकर आके लगाना जहां पर उसे पहले कभी नहीं उगाया गया हो, तो उसी को उगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है इंट्रोडक्शन। तो पूरा स्थापित जर्मप्लाज सिलेक्शन तथा संकरण कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरा स्थापन जो होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन जो होता है, वह जर्मप्लाज सिलेक्शन तथा संकरण कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। अफ्रीका से पूर्व स्थापित जनन द्रव्यों में, जनन द्रव्यों का मतलब यही है, जर्मप्लाज में से सिंगल प्लांट सिलेक्शन द्वारा काफी जातियों का विकास किया गया। तो आप लोगों ने देखा पूर्व स्थापित वैरायटी में कि पूर्व स्थापित जो होता है वह जर्मप्लाज सिलेक्शन तथा संकरण कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। अफ्रीका से पूर्व स्थापित जनन द्रव्यों में से सिंगल प्लांट सिलेक्शन द्वारा काफी जातियों का विकास किया गया है, जैसे जामनगर, जायंट, पूसा, मोती आदि। बाजरे में नरबंध जीन मतलब क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी जीन जो होती है, TIFT 23A को USA से इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब USA से लाकर यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है, तो यही था प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन द्वारा प्राप्त कई किस्में जामनगर, जायंट, पूसा, मोती आदि। आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार का होता है, जिसमें दोनों प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन यूज किया जाता है, इंटर हाइब्रिडाइजेशन और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे इंटर हाइब्रिडाइजेशन। इंटर हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाता है आंतरिक संकरण। ठीक है, तो बाजरे में काफी किस्मों का विकास इंटर हाइब्रिडाइजेशन से किया गया, जिसमें AF3, यस53 आदि किस्में हैं। ठीक है, आगे देखेंगे डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब दूरस्थ संकरण। तो डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में नेपियर घास, पेनिसिटम पुरपुरियम, देखिए इसका थोड़ा सा नाम सबका जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में नेपियर घास, पेनिसिटम पुरपुरियम के साथ संकरण द्वारा चारे की बहुवर्षीय किस्में विकसित की गई। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, अच्छे समझ में आएगा। पेनिसिटम डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में नेपियर घास, जिसका बोटेनिकल नेम पेनिसिटम पुरपुरियम है, के साथ संकरण द्वारा चारे की बहुवर्षीय किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाजरे में पेनिसिटम स्क्वेमुसेटम से संकरण द्वारा एक ऐसी चारे की बहुवर्षीय एवं पालारोधी पेनिसिटम अमेरिकानम के समान गुण वाली प्रजाति विकसित की गई। ठीक है, बोल रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट समझिएगा। इसी प्रकार से बाजरे में स्क्वेमुसेटम से संकरण द्वारा एक ऐसी चारे की बहुवर्षीय एवं पालारोधी वैरायटी विकसित की गई जो पेनिसिटम अमेरिकानम के समान गुण वाली हो। ठीक है, उपरोक्त के अलावा पेनिसिटम ओरिएंटल, पेनिसिटम ड्यूबेरियम, पेनिसिटम मोजेकम एवं सेंकरस सिलिएरिस का संकरण प्रोग्राम में प्रयोग करके चारे की जातियां विकसित की गई, जिसकी गुणवत्ता एवं मात्रा में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, जिससे गुणवत्ता एवं मात्रा में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो यही था डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन।
डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में नेपियर घास पेनिसिटम पुरपुरियम के साथ संकरण द्वारा 4 एक वर्षीय किस्में विकसित की गई। उसके बाद हमने देखा कि इसी प्रकार बाजरे में स्क्वैमोसेटम मुसेटम से संकरण द्वारा एक ऐसी 4 एक वर्षीय एवं पालारोधी वैरायटी विकसित की गई जो पेनिसिटम अमेरिकानम के समान गुण वाली प्रजाति विकसित की गई, ठीक है, या पेनिसिटम अमेरिकानम के समान गुण वाली है। चलिए आगे चलते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग, जो कि आप लोगों की क्रॉप इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है, तो क्या होता है इस उत्परिवर्तन प्रजनन, तो उत्परिवर्तन प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक वह परिवर्तन होता है जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाए, ठीक है। मतलब किसी भी जाति के जीनोटाइप में अचानक हुआ वह परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाए, तो उसे बोला जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्परिवर्तन प्रजनन। मतलब अचानक से उसके जीनोटाइप में कोई परिवर्तन हो जाएगा, जो परिवर्तन होगा वह अगले पीढ़ी में वंशानुगत हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई सरसों की एक वैरायटी है, ठीक है, सरसों की वैरायटी है, इसमें अचानक से परिवर्तन हो गया तो उसका जो फूल है वह लाल लाल दिखने लगा, तो अगले पीढ़ी जब उसकी आएगी ना तो ये जो लाल फूल है उसकी अगली पीढ़ी में भी आ जाएगा, तो उसी को बोला जाता है उत्परिवर्तन प्रजनन। तो बाजरा में टिफ्ट 23A TIFT 23A में गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन किया गया, गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन किया गया, जिसका उपयोग 5071A नरबंध व डायनीमिल्यू रेजिस्टेंस वैरायटी को विकसित करने के लिए किया गया, जिसके उपयोग से बाजरा की NHB3 संकर किस्म विकसित करने में किया गया, ठीक है। तो यह था म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में बाजरा में टिफ्ट 23A में गामा रेज जो होता है, गामा कीड़े जो होती है उसके द्वारा म्यूटेशन किया गया, जिसके उपयोग से 5071 नरबंधता व डाउनी मिल्यू रेजिस्टेंस वैरायटी को विकसित किया गया, जिसके उपयोग से बाजरा की NHB3 संकर किस्म विकसित की गई, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी कुछ, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था। तो इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी कुछ है HP5 PHB10 14, देखिए PHB10 और 14, BJ104 BK 560 BD 111 BD 763 नंदी 62 आदि कई सारी वैरायटियां हैं। तो यह था क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप AG 502 का चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पेयर मिलेट के बारे में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं फिर से, जिसमें उसके हमने पढ़ा उसका बोटेनिकल नेम होता है पियरल मिलेट का बोटेनिकल नेम होता है पेनिसिटम गुलाकम या पेनिसिटम अमेरिकानम। क्रोमोसोम नंबर हम लोगों ने देखा 2n=14 और 18, जिसमें 2n=14 पाया जाता है पेनिसिटम गुलाकम में, 2n=18 पाया जाता है पेनिसिटम अमेरिकानम में। फैमिली हम लोगों ने देखा ग्रेमिनी, इसका हमने ऑरिजिन देखा अफ्रीका, ठीक है। इसमें पॉलिनेशन देखा हमने, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और हमने देखा है कि इसका जो खाने योग्य भाग है या फ्रूट टाइप जो है वह कैरियोप्सिस है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यह जो हमारा क्रॉप है पियरल मिलेट, इसकी जो कोल्ड वैरायटी है वह कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। कोल्ड वैरायटी मतलब कोल्ड रेजिस्टेंस वैरायटी जो पेनिसिटम स्क्वामुलेशन जाति से प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पेनिसिटम गुलाकम पेनिसिलेरिया ग्रुप में आता है। तो फिर हमने देखा पेनिसिटम प्यूरिफायरम बाजरा की विल्ड वैरायटी है। तो हमने थोड़ा सा बेसिक से शुरू की और पूरा लास्ट तक हम लोगों ने देखा, जो कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। उम्मीद करते हैं लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में भी आया होगा। तो यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज क्लिक कर इसका PDF ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।